एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। तो हमने लास्ट क्लास में पार्ट 1 किया था इसका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसके पहले के जो भी पार्ट्स है वो हमने एक्सप्लेन किए थे, हमने पढ़ा था साथ में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, The first law of motion indicates that when an unbalanced external force, तो फर्स्ट लॉ में क्या होता है, फर्स्ट लॉ में जब आप अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स डालते हैं तब वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन से चेंज होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग ने पढ़ा था मास के बारे, इनर्शिया के बारे लास्ट क्लास में। इनर्शिया के कारण हमारा रेसिस्टेंस होता है कोई भी स्टेट से स्टेट ऑफ मोशन में जाने के लिए या स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में जाने के लिए। ठीक है, we would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied to it and how we measure a force. अब हम लोग फोर्स को कैसे मेजर करते हैं, हाउ वी मेजर फोर्स। ओके, let us recount some observations. During the game of a table tennis, if the ball hits a player, it does not hurt him. On the other hand, when a fast-moving cricket ball hits a spectator, it may hurt him. A truck at rest does not require any attention when parked along a roadside, but a moving truck, even at speeds as low as 5 meters per second, may kill a person. Similarly, if an object is to be accelerated, we know that a greater force is required to give a greater velocity. In other words, there appears to exist some quantity of importance that combines the object's mass and its velocity. One such property is called momentum, was introduced by Newton. Momentum of an object is defined as the product of its mass and velocity. देखिए अब क्या है, अब न्यूटन ने क्या किया, हम लोग जो रोज हर दिन की जिंदगी में अपने देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक कार खड़ी है रोड में साइड में, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन अगर वो मूव कर रही हो और ज्यादा स्पीड में मूव करके आपके पास आ रही हो तो आपको हिट कर सकती है, आपको चोट लग सकती है। ठीक है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का मास है, जो कार है हमारा ऑब्जेक्ट, उसका मास और उसका जो वेलोसिटी है दोनों इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, वो दोनों का वैल्यू है। क्वांटिटेटिवली क्या होता है, जो हमारा मास होता है और जो हमारा वेलोसिटी होता है, उसके प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, ये मोमेंटम न्यूटन ने हमें एक टर्म दिया मोमेंटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पहला जो एक हमें टर्म मिलता है वो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम हम लोग पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी, और ये मास है इनटू वेलोसिटी, ये हो गया मोमेंटम। ठीक है, ये हो गया मोमेंटम। मोमेंटम का दोनों होता है, इसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपको समझ में आता है ना। मान लीजिए मैं बोल रही हूं कि ये 5 इस टाइप से मैं बोल रही हूँ। ठीक है, 5 मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ साइड। ठीक है, 5 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है। The SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट क्या है इसका स्टैंडर्ड SI यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड याद रखिएगा। Since the application of an unbalanced force brings a change in it is careful that the force also produces a change of momentum. देखिए अब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। The second law of motion states that the rate of change of momentum and of object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, states that the rate of change of momentum, किस रेट से हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
of an object is proportional, of an object is proportional, किसके proportional है? Proportional to the applied unbalanced force, to the applied, जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये की टर्म है हमारा, ये जो है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये की टर्म है, ये किसके प्रोपोर्शनल है? अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में, ठीक है? अब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम लोग ने देखा, क्वालिटेटिव टर्म्स में, अब क्वांटिटेटिव टर्म्स में देख लेते हैं मैथमेटिकली कैसे होगा, ठीक है? तो मान लीजिए एक मोमेंटम P1 मान लेते हैं, जिसका M1 मास है, V1 वेलोसिटी है। एक P2 मान लेते हैं, M2 मास है और V2 वेलोसिटी है, ठीक है? और P2 P1 से बड़ा है, ठीक है? तो अब हम लोग को क्या करना है? चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज क्या होता है? किसी का भी डिफरेंस होता है। चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1। बहुत सिंपल है। P2 हमारा क्या है? M2 V2 माइनस M1 V1, ठीक है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ चेंज होना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? टाइम के साथ चेंज, ठीक है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? दोनों का मास सेम होगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट का मास तो सेम होगा, m1 m2 के बराबर होगा। इसको हम लोग m ले सकते हैं, तो m कॉमन हो गया। v2 माइनस v1 ले सकते हैं ब्रैकेट में, और टाइम, ठीक है? और दी अप्लाइड फोर्स, फोर्स के प्रोपोर्शनल है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं? फोर्स के प्रोपोर्शनल को, इसको टर्म को लिख देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। तो ये हो गया। तो अगर हम लोग को इक्वल टू का जब भी साइन देना होता है, तो एक कांस्टेंट हम लोग को यहाँ पे डालना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फोर्स इज इक्वल्स टू के, एक कांस्टेंट ले लेते हैं, v2 माइनस v1। आपके बुक में v1 के जगह u लिया है इनिशियल वेलोसिटी, तो आप u भी ले सकते हैं। मैंने v1 लिया, मुझे इजी लगता है ऐसा लेना, तो मैंने लिया, ठीक है? अब ये क्या होता है? v2 माइनस v1 बाई टी हम लोग ने पढ़ा था। एक्सेलरेशन होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं KMA, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन मैथमेटिकल फॉर्म आ गया। बहुत इजी है। पहले हमने क्या किया? एक इनिशियल मोमेंटम लिया m1 v1, एंड सेकेंड मोमेंटम क्या हो जाएगा? m2 v2। लेकिन हमारा जो मास है ऑब्जेक्ट का वो सेम हम लोग ने रखा है, तो यहाँ m1 की जगह आप दोनों जगह m ले सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? किसी का भी चेंज मतलब डिफरेंस, ओके? तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 जो हमने निकाल लिया। और रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब कोई भी टाइम से डिवाइड करना। ये फोर्स प्रोपोर्शनल है, और इसका मतलब होता है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो वो हमारा फोर्स क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन, के इंटू एक्सेलरेशन। तो अब हम लोग क्या करते हैं? एक यूनिट अगर फोर्स डाल रहे हैं, एक 1 यूनिट ऑफ फोर्स डाल रहे हैं 1 kg मास के लिए, और उसका एक्सेलरेशन क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है?
तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्यों आया ऐसा, क्योंकि k का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, k हमारा यहां से निकला 1, इसके कारण फोर्स क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ फोर्स डालेंगे 1 kg ऑफ मास में, जिसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका k का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो k का वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, देखिए यहाँ पे कुछ बुक में आपका दिया, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन इन एक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। Have you noticed that while catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hands backwards move with the moving ball. In doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases to 0. Thus, the acceleration of the ball is decreased and therefore the impact of catching the fast moving ball also reduced. If a ball is stopped suddenly, then its high velocity decreases to 0 in a very short interval of time. Thus, the rate of change of momentum of the ball will be large. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे क्रिकेट में खेलते हैं ना, तो बॉल कैच करने के लिए पहले हाथ पीछे कर लेते हैं ताकि जो टाइम मिले बॉल को अपना वेलोसिटी रिड्यूस करने का वो ज़्यादा मिले। ठीक है, ज़्यादा मिलने की वजह से क्या होगा कि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा और जो बॉल को कैच कर रहा है फील्डर उसे हर्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर वो सडनली कैच करता है तो वेलोसिटी क्या होता है, सडनली 0 हो जाता है और बहुत कम टाइम में 0 होता है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, जिसके कारण रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम चेंज होने का है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो क्या होगा, उसके जो फील्डर है उसके हाथ में उसके चोट लगने का ज़्यादा चांसेस होता है। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा हो और मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा हो, तो काइंडली प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिसेस आनंद क्लासेस। ठीक है, in a high jump athletic event, the athletes are made to fall either on a cushion bed or on a sand bed. This is to increase the time of the athlete's fall to stop after making the jump. This decreases the rate of change in momentum and hence the force. देखिए ऐसा क्यों करते हैं ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, जिसके कारण जो फोर्स है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और अगर फोर्स डिक्रीज नहीं होगा तो जो भी एथलीट है उनको हर्ट हो जाएगा, इसके कारण ऐसा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स दिया है, उसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 9.1 में देखिए क्या दिया है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखती हूँ, हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? देखिए क्या क्या दिया है यहाँ पे, पहले हम लोग लिख लेते हैं। मास दिया हुआ है 5 kg, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। टाइम दिया है 2 सेकेंड, और वेलोसिटी क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी को यू हम लोग डिनोट करते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, फोर्स अप्लाइड। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमने पढ़ा है अभी जस्ट। और एक्सेलरेशन में क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला में जो हमारे
पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ये सबको पुट करेंगे तो क्या है, मास 5, फाइनल वेलोसिटी 7 माइनस 3 मीटर पर सेकेंड और इसका मास है केजी, टाइम क्या है 2 सेकेंड, ठीक है। 5 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड, क्या आ जाएगा 10, ठीक है। 10 न्यूटन आ जाएगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो 10 न्यूटन आ जाएगा, ओके। ये पहला पार्ट हुआ क्वेश्चन का, ओके। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि आपको वेलोसिटी पहले निकालना है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, ओके। वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। अब मान लीजिए कि फोर्स क्या है हमारा 10 न्यूटन, अभी हमने फाइंड आउट किया। टाइम ड्यूरेशन क्या दिया हुआ है 5 सेकेंड दिया हुआ है। व्हाट वुड बी दी फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग वही ले लेते हैं जो दिया हुआ था 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको, आप सभी को क्लियर रहे, ठीक है। तो मास क्या है, मास हमारा कितना दिया हुआ था 5 kg, तो 5 इंटू v क्या है, v फाइंड आउट करना है, माइनस यू 3 है, बाई टाइम कितना दिया हुआ है 5, 5 कैंसिल हो गया, तो इधर v माइनस 3 और इधर फोर्स में कितना आया 10, 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू v, दैट इज 13 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू v, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी जो हमारा आया है वो क्या है 13 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9.2। इसमें क्या दिया है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, तो हम लोग दोनों में निकाल लेते हैं। पहला में एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और मास कितना दिया हुआ है 2 kg, और A1 M1 इसको ले लीजिए, और A2 कितना दिया हुआ है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और M2 ले लीजिए, दूसरा मास कितना दिया हुआ है 4 kg। तो हम लोग दोनों में निकाल लेते हैं फोर्स कितना होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग अच्छे से जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इस केस में M1 इंटू A1 आ जाएगा, M1 क्या है 2 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 न्यूटन आ गया F1, ठीक है। अब हम लोग F2 देखते हैं, F2 कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 4 kg, 8 न्यूटन आ जाएगा F2। तो F2 कितना आ गया 8 न्यूटन, तो कौन सा ग्रेटर है, ये F2 है और ये F1 है, तो F1 इज ग्रेटर देन F2। तो ग्रेटर फोर्स किस में लगेगा, एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 9.3। A motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 kg. ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी किससे मूव कर रहा है 108
km/h, ठीक है। टाइम कितना लगता है इसको, 4 सेकेंड लगता है ब्रेक अप्लाई करने के बाद। मास कितना है, 1000 kg, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी कितना है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल 0 हो जाता है क्योंकि फाइनल में ब्रेक्स अप्लाई करके गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। द टोटल मास ऑफ द मोटर कार अलोंग विद इट्स पैसेंजर्स इज इतना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मीटर पर सेकेंड में हमें चेंज करना होगा, तो छोटे में चेंज करना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फोर्स निकालना है, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू v माइनस u बाई t, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मास 1000 kg, 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया हुआ था, 4 सेकेंड, ये माइनस में आ जाएगा आपका 7500 न्यूटन, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि उल्टे डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना होगा, जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही थी उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। द नेगेटिव साइन टेल्स अस दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मोटर कार, ठीक है। जो भी मोशन है मोटर कार का, उसका डायरेक्शन का ऑपोजिट में फोर्स अप्लाई हुआ है, इसलिए ये नेगेटिव साइन का डिनोशन है, ठीक है। चलिए अब 9.4 एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। उसमें क्या दिया हुआ, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1, an acceleration of 10 meter per second square and a mass m2, an acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? देखिए फोर्स क्या देता है, 5 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। मास क्या दे रहा है, ये m1, और एक्सीलरेशन क्या दे रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स दूसरा पार्ट देख लीजिए 5 न्यूटन ही है, मास m2 और एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से मास निकालेंगे, क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स 5 दिया हुआ है, मास m1 दिया है और ये 10, 5/10 m1 हो जाएगा, m1 क्या हो जाएगा 0.2 kg, ठीक है। 0.2 kg आ जाएगा, सॉरी 0.5 kg आ जाएगा, ये 0.5 kg आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, 5 न्यूटन, ये m2 है, एक्सीलरेशन 20 है, 5/20 m2 क्या आ जाएगा 0.25 kg। अब क्या बोल रहा है, ये पहला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। अब हम लोग को सेकेंड पार्ट में एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करना है। बोथ मासेस टाइड टुगेदर मतलब एडिशन कर देंगे, बोथ मासेस को हम लोग टाई टुगेदर कैसे करेंगे, m1 को m2 से टाई कर दिए तो मतलब एडिशन कर दिए, तो 0.5 kg को आप एडिशन कर दीजिए 0.25 kg में, तो क्या आ जाएगा 0.75 kg। तो ये हो गया m मास, ठीक है। अब हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, तो फोर्स मास इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फोर्स बाई मास,
फोर्स 5 दिया हुआ है बाई 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या आ जाएगा ये 6.67। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? बहुत इजी था। इसको क्वेश्चन को इसलिए आपको ब्रेक कर करके पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको इसका मतलब समझ आए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आपको आप इजिली सॉल्व कर पाए। ठीक है, 9.5 एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। The velocity time graph of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given in figure 9.9. How much force does the table exert on the ball to bring it to rest? ठीक है, रेस्ट में लाना मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, अब ये फिगर में क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज, वेलोसिटी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये फिगर से आपको पता चल रहा होगा कि ये 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। ठीक है, मास दिया हुआ है 20 ग्राम। तो यहाँ भी हम लोग सेंटीमीटर में फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं क्योंकि सेंटीमीटर में है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आ गया। अब हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पहले, v माइनस यू बाई टी। v तो 0 है, u क्या है 20 बाई टी है 10, तो क्या आ जाएगा माइनस 20 बाई 10 दैट इज -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग को फोर्स निकालना है, तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास क्या है 20 ग्राम इंटू एक्सेलरेशन -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर 40 आएगा इसका आंसर फोर्स। ठीक है, लेकिन हम लोग को इसको चेंज करना होगा यूनिट, तो हमें इसे ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना होगा, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, फिर उसका न्यूटन में आंसर आएगा। तो 20 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 बाई 1000 में चेंज कर दीजिए, केजी में हो गया, और ये आ गया 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाएगा -0.00004 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका फोर्स आ गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन इंप्लाई क्या कर रहा है कि टेबल के थ्रू फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा है, जिसके कारण ये नेगेटिव साइन है। ठीक है, ओके। मोशन के डायरेक्शन से ऑपोजिट में फोर्स है, इसीलिए नेगेटिव साइन है। जब भी ऑपोजिट में होगा तब नेगेटिव साइन होगा, अदरवाइज इट विल बी पॉजिटिव। ओके, सबको समझ में आ रहा है? अब हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। The first two laws of motion tell us how an applied force changes the motion and provide us with a method of determining the force. पहला दो लॉ हम लोग को क्या बताता है? पहला दो लॉ बताता है कि कैसे हम लोग फोर्स को मेजर करेंगे, कैसे हम लोग मेथड क्या है डिटरमाइन करने का। ठीक है, अब तीसरा लॉ क्या है? स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. मतलब अगर आप मान लीजिए इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इस वॉल पे, इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये ऑब्जेक्ट भी बैक आप पे फोर्स लगाएगा। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, स्टेटमेंट जो रहता है उसको आपको डेफिनेशन में वैसे डायरेक्टली लिखना पड़ता है।
These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. देखिए डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, हमने फोर्स इस साइड से लगाया पर ये जो बैकवर्ड फोर्स लगाएगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पे n है तो यहाँ भी n है, पर डायरेक्शन डिफरेंट है। ओके, These forces act on different objects and never on the same object. डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स हमने इस ऑब्जेक्ट पे लगाया, इस वॉल पे लगाया, अब ये वॉल जो है इस पे लगा रहा है, जो यहाँ पे जिसने फोर्स लगाया उस पे ये बैक फोर्स लगा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा डिफरेंट होता है, सेम कभी नहीं होता है। ओके, पॉइंट टू बी रिमेम्बर। In the game of football, sometimes we, by looking at the football and trying to kick it back with a greater force, collide with a player of the opposite team. Both feel hurt because each applies a force to the other. In other words, there is a pair of forces and not just one force. The two opposing forces are also known as action and reaction. देखिए ये जो two opposite forces है, ये action था और ये रिएक्शन था। ओके, इक्वल होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है, कभी सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है आपके बुक में, लेट अस कंसिडर, suppose you are standing at rest and intend to start walking on a road, you must accelerate and this requires a force in accordance with the second law of motion. What is this force? Is this the muscular effort you exert on the road? Is it the direction we intend to move? No, you push the road below backwards. The road exerts an equal and opposite force on your feet to make you move forward. यहाँ क्या बता रहा है, आप जैसे रेस्ट में मैं ऐसे खड़ी हूँ, मुझे फिर अभी चलना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, पैर को आगे करूंगी, तो इससे क्या होता है कि इससे क्या हम लोग रोड को जो है, हमारा जो नीचे रोड है तो उसको बैकवर्ड पुश कर रहे हैं और अपने जो रोड है वो हमें आगे फॉरवर्ड पुश कर रहा है। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दिस फोर्सेस मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशंस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फोर्स इक्वल हो, ये जो n है और ये n हमेशा इक्वल होता है, बट जो एक्सेलरेशन ये दोनों प्रोड्यूस करता है वो जरूरी नहीं है कि इक्वल मैग्नीट्यूड का हो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट्स ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव अ डिफरेंट मास। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए इसका मास कुछ और है और इसका मास कुछ और है, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट में नहीं लग रहा है इसलिए दोनों का मास डिफरेंट होगा और ऑब्वियस है कि डिफरेंट होगा, जिस कारण से एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा। कभी सेम भी हो सकता है, अगर सेम है तो एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट मास है, तो एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है देखते हैं। दिखाई 9.6 देखेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को कैसे कंजर्व करते हैं। ठीक है, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स of masses ma and mb are traveling in the same distance in the same direction along a straight line at different velocities and there are no external unbalanced forces acting on them, let ua greater। ये दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसका मास ma है, इसका मास mb है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कोई वेलोसिटी uva से चल रहा है, ये कोई वेलोसिटी ub से चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इसका वेलोसिटी ua जो है वो बड़ा है ub से। ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है, द टू बॉल्स, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो ये इससे टकराएगा, कोलाइड करेगा। ठीक है, आगे चल के during collision which lasts for a time t, the ball A exerts a force FAB on ball B and the ball B exerts, मतलब अब यहाँ पे कोलाइड किया दोनों,
मास ऑफ ए, मास ऑफ बी, दोनों कोलाइड किया, ठीक है। तो ये इसने एफ ए बी फोर्स एक्सर्ट किया और ये वापस से एफ बी ए फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है। Suppose V and VB are the velocities of two balls A and B after the collision. After collision के बाद मतलब टकराने के बाद मास तो सेम होगा, मास पे कोई चेंजेस नहीं होगा। वेलोसिटी मान लीजिए इसका VA हो गया और इसका VB हो गया, ठीक है। अब हम लोग कंजर्वेशन कैसे निकालते हैं? अब हम लोग पहले फोर्स निकालेंगे, ठीक है। फोर्स ए बी क्या होगा देखिए, फोर्स ए बी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम, ठीक है। क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो मास क्या है? एम ए ले लेते हैं। वेलोसिटी क्या था? फाइनल वी ए था माइनस यू ए बाई टी। ये जो फोर्स ए एक्सर्ट किया बी पे, ठीक है। अब बॉल बी का हम लोग ले देते हैं फोर्स, क्या आ जाएगा? बी ए हो जाएगा। तो मास ऑफ बी इंटू वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाई टी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों फोर्स क्या है? अभी हम लोग ने पढ़ा था दोनों फोर्स इक्वल होता है, ठीक है। तो इक्वालिटी साइन हम लोग बीच में दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा? फोर्स ए बी इक्वल हो जाएगा फोर्स बी ए के। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों जो है वो इक्वल में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए बाई टी इक्वल्स टू एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी बाई टी, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा? एम ए टी टी कैंसिल हो जाएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल्स टू एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, ठीक है। अब एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्या बता रहा है? ये टोटल मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ये दोनों बॉल का मोमेंटम मिला के है। तो द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम्स बिफोर द कोलिजन इज द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन हमने वेलोसिटी यू लिया था और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी वी लिया था। तो क्या हो गया? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इससे शो होता है कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आपका मोमेंटम दोनों बॉल का इक्वल हो गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे इसका न्यूमेरिकल्स और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए। और मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मिसेस आनंद क्लासेस को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं इसका तीसरा पार्ट भी जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी, ओके। तब तक आप लोग सारे इसके पहले और भी वीडियोस आया हुआ है चैप्टर्स के ऊपर, तो काइंडली वॉच ऑल दोज वीडियोस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।